हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्मॉल कैप कंपनी लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि कंपनी का जो स्टॉक पीई है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो जस्ट 16 के पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। अगर एक बार हम इसका सेक्टोरल पी देख लें तो यहाँ पर मैंने एनएसई पर एक डेटा ओपन किया हुआ है जहाँ पर सिंबल यानी लक्स इंडस्ट्रीज को डाला है तो उसके बाद स्टॉक सिंबल आ रहा है, स्टॉक पी जस्ट 16 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर एक बार सेक्टोरल इंडेक्स यानी जिस सेक्टर में ये कंपनी ट्रेड करती है, उसका इंडेक्स के हिसाब से 22 का पी निकल के आता है। तो यानी कि अपने सेक्टर के पी से भी कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर किसी भी कंपनी में हमें वैल्यूएशन वाइज़ ग्रोथ दिखे कि हाँ, वो कंपनी एक वैल्यूएशन वाइज़ यानी फंडामेंटल अच्छी कंपनी अगर सस्ते दाम पे हमें मिल रही हो, तो हमें उसमें ट्रेड लेना चाहिए। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। तो एक बार हम कंपनी का बिज़नेस देख लेते हैं कि कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट पे काम करती है। तो यहाँ मैंने लक्स इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इनके डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से मेंशन है कि जैसे इनके पास दनकुनी यानी कि वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। दनकुनी एक टेक्सटाइल हब है वेस्ट बंगाल में, जहाँ से रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो जाता है और इनका जैसे कि इस वेबसाइट पे ही मेंशन है कि लगभग 1.2 मिलियन गारमेंट्स ये पर डे प्रोड्यूस करते हैं, तो अपने आप में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में इनर वियर्स के। तो एक बार हम इनका प्रोडक्ट सेगमेंट को देख लेते हैं कि ये किस-किस सेगमेंट पे काम करते हैं और इनके कौन-कौन से ब्रांड हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ब्रांड्स पे अगर इनके ब्रांड्स को मैंने यहाँ पर ओपन किया हो तो आप देख सकते हैं ये सारे नाम लगभग आपने सुने होंगे लक्स कोजी, लायरा जो कि फीमेल्स के इनर वियर्स में काम करते हैं। लक्स कोजी, लक्स कृष्णा, लक्स मोजे और इस तरीके से वन ओ डबल एन एन करके इस तरीके से अलग-अलग इनके ब्रांड्स हैं जहाँ पे ये मेन वीमेन और किड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। अगर एक बार हम जैसे इनके मेन सेगमेंट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है कि मेन सेगमेंट में ये किन-किन ब्रांड्स पे काम करते हैं और क्या-क्या प्रोडक्ट सेगमेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे वेस्ट पे क्लिक किया हुआ है मैंने, तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इनके प्रोडक्ट निकल के आते हैं। तो यानी कि ये इनके पास एक पूरा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जहाँ पे ये इनर वियर मेंस, वीमेन और किड्स के सेगमेंट पे काम करते हैं। तो इस तरीके के बिज़नेस के आगे इंडिया में ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार हम इनका जो अबाउट में डिस्क्रिप्शन स्क्रीनर पे दे रखा है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मेंशन है कि 1995 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और अभी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है होज़री बिज़नेस में। लगभग 14% मार्केट शेयर इनके पास ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री का है। तो ये जिस तरीके के बिज़नेस सेगमेंट पे काम कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारा बिज़नेस ऐसा है जो कि अनऑर्गनाइज़्ड है, यानी कि लोकल वेंडर भी हैं, बट उसमें भी ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में 14% का श मार्केट शेयर होना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ से ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को लगातार एनहांस कर रही है और इस तरीके के मा सेगमेंट की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, जहाँ की कंज्यूमर सेगमेंट पे काम करते हैं। तो जैसे कि यहाँ भी मेंशन है कंपनी के पास लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है जिसमें कि 16 ब्रांड्स हैं, अलग-अलग कस्टमर नीड को फुलफिल करने के लिए। तो एक बार हम कंपनी का एक बार की हाइलाइट्स को भी देख लेते हैं। सॉरी। तो कंपनी ने लगभग 836 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं लगभग 836 करोड़ 6 साल में ब्रांड पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए और इन्होंने ये ब्रांडिंग में ये पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। तो जैसे जिस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं अगर एक बार अच्छे जो ब्रांड्स हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, वरुण धवन इस तरीके की जो ब्रांडिंग है, जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं ब्रांड्स एम्बेसडर्स हैं, अगर उनके द्वारा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करा के एक बार जो यूथ्स है या जो पॉपुलेशन है मासेस के बीच में ब्रांड्स को एक बार पहुँचाना होता है। एक बार ब्रांड्स बिल्डअप हो जाता है, उसके बाद इस तरीके की एडवर्टाइज़मेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है इस तरीके के सेगमेंट में। तो अगर एक बार हम इनके डिफरेंट रेवेन्यूज़ को एक बार देख लें तो जो इनका 94% रेवेन्यूज़ आ रहा है वो डोमेस्टिक ऑपरेशन से आ रहा है। यानी कि इस समय इंडिया में जो भी कंपनीज़ अगर डोमेस्टिक ऑपरेशंस के हिसाब से डोमेस्टिक कंज्यूमर नीड्स को अगर फुलफिल कर पा रही है, कोई भी कंपनी हो, आप जैसे पॉलीकैब को देख लीजिए, हेवेल्स को देख लीजिए, जो भी ऐसी कंपनियाँ कंज्यूमर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में है और अगर जो इंडिया की ग्रोइंग पॉपुलेशन है, उसकी नीड को पूरा फुलफिल कर पा रही हैं, तो
अपने आप में ये इस तरीके की कंपनी के लिए बहुत ही ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी है और यहाँ से आगे आने वाले टाइम में जैसे-जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी, तो इस तरीके की कंपनियाँ और भी ज़्यादा ग्रो होती जाएँगी। लार्ज वॉल्यूम के साथ इनका मासेस प्रोडक्शन होता रहेगा और ये सारा का सारा जो कि कंज़्यूमर हमारे इंडिया में खुद है, जो जिसका कि जो जैसे इनकम ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, तो वो सारा माल खुद ही कंज़्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। 6% इनका एक्सपोर्ट से आता है, तो काफ़ी अच्छा इनका रेवेन्यू सेगमेंट बाइफरकेशन है। अगर एक बार हम इनके कंट्री वाइज़ देख लें तो लगभग 60 कंट्रीज़ में इनकी प्रेज़ेंस की बात कही जा रही है 2025 में। तो ये कंपनी ने अपना टारगेट रखा हुआ है जिसके हिसाब से इनको आगे ग्रो करना है और ये रेवेन्यू वाइज़ ब्रेकअप जो इन्होंने रीज़न वाइज़ दे रखा है, जैसे नॉर्थ इंडिया से 35% है, वेस्ट से 25%, ईस्ट से 21%। तो इस तरीके से ऑल इंडिया इनका जो रेवेन्यू बाइफरकेशन है यानी कि अलग-अलग डिवीज़न से अलग-अलग तरीके से इनका रेवेन्यू निकल के आता है। और इनके पास काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है जिसके थ्रू ये अपने माल को जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल ऑफ करते हैं। तो ये रही बिज़नेस की बात। यहाँ से बिज़नेस के ग्रो होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल पे कि कंपनी को हमने क्यों चूज़ करा है यहाँ पे। तो एक बार हम देख लेते हैं मार्केट कैप 4500 करोड़ के आसपास है, यानी कि अभी मार्केट कैप करंटली ये एक स्मॉल कैप टाइप से बिहेव कर रही है। तो स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप में जनरली वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है प्राइस को लेके। पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्राइस किसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से यानी कि मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से, रशिया-यूक्रेन वॉर की वजह से जैसे कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज़ हुए, टेक्सटाइल के जो इनके रॉ मटेरियल्स हैं उसकी वजह से शेयर प्राइस में एज़ सच डिक्लाइन होना, तो ये अपने आप में एक अपॉर्च्युनिटी होती है। अगर एक बार हम इनका करंट प्राइस की बात करें तो कंपनी लगभग 1500 के सीएमपी पे ट्रेड कर रही है और इसका 52 वीक हाई 3900 है। यानी कि कंपनी अपने 52 वीक 100 से लगभग 70% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। एक बार हम आरओसी देख लें तो आरओसी 34% का है, आरओई 29% का। किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई अगर 15-20% के ऊपर निकल के आता है, तो बहुत ही अच्छी कमाल की बात होती है। एक बार हम इनका जो प्रोस है, उनको एक बार देख लेते हो, तो कंपनी ने लगभग 5 साल में 41% सीएजीआर से ग्रो किया है अपने आप को और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आ रहा है पिछले 3 साल का लगभग 30% के आसपास। तो ये बहुत ही अच्छी फंडामेंटल दर्शाती है किसी भी कंपनी के लिए। एक बार हम इनके इन्वेस्टर्स की बात कर लें, तो प्रमोटर्स के पास लगभग 74% की हिस्सेदारी है। जो अपने आप में एक बहुत ही पॉज़िटिव बात है। एफआईआईज़ ने थोड़ा माल सेल किया है और एफआईआईज़ की करंट होल्डिंग 1.88% है दिसंबर क्वार्टर एंड पे। डीआईआईज़ की होल्डिंग 10% के आसपास है, तो डीआईआईज़ ने पिछले कुछ समय से इसमें स्टेक बढ़ाया था। अभी इसमें थोड़ा-सा स्टेक को उन्होंने ट्रिम किया है, बट रिटेल पब्लिक की बात करें तो रिटेल पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है, 13% के आसपास सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास है। तो अपने आप में ये काफ़ी अच्छी फंडामेंटल के साथ एक अच्छे शेयर होल्डिंग पैटर्न को दर्शाती है। कंपनी के एक बार हम बैलेंस शीट को देख लें, तो बैलेंस शीट में रिज़र्व्स कंपनी का लगातार ग्रो हुआ है और अभी इनका रिज़र्व 1400 करोड़ के आसपास है और बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग लगभग 356 करोड़ की बोरोइंग है। अगर हम फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी लगातार ग्रो हुए और 234 करोड़ के फिक्स एसेट है। सीडब्ल्यूआईपी यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो 46 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। एक बार हम P&L स्टेटमेंट को देख लें तो कंपनी के सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स जो मार्च 2011 में 521 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आता था, वो बढ़ के 12 ट्रेलिंग मंथ में 2400 करोड़ के आसपास है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2011 में इनका नेट प्रॉफिट 8 करोड़ निकल के आता था, जो अभी बढ़ के 272 करोड़ हो गया है 12 ट्रेलिंग मंथ में। और जिसमें कि एक बैड क्वार्टर भी शामिल है, जहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट था वो थोड़ा-सा डिक्लाइन हुआ था, उसके रीज़न थे क्योंकि एक्सपेंसेस में मटेरियल कॉस्ट 51% से इंक्रीज़ हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जबकि 36, 40, 35% इस तरीके से मटेरियल कॉस्ट में एक्सपेंसेस हो रहा था, बट लास्ट क्वार्टर जो अभी सितंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट आए थे, उसमें 51% इनका मटेरियल कॉस्ट था। तो अपने आप में मटेरियल कॉस्ट कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से बढ़ गए थे, जिससे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा डिक्लाइन हो गया था। तो इस तरीके की कंपनी में जहाँ एक बैड क्वार्टर की वजह से जो कि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कमोडिटी प्राइस इंक्रीज़ हुए,
तो वो ज़्यादा दिन तक इंक्रीज़ नहीं होंगे क्योंकि एक मार्जिन लेवल पे आके स्टेबल होना पड़ता है, कूल ऑफ होना पड़ता है और जिस हिसाब से इनके पास प्राइसिंग पावर है, ये प्राइसेज़ से इंक्रीज़ करके अपने सेल्स को बढ़ा लेंगे और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बार हम इनका दिसंबर क्वार्टर का एक बार वेट कर लेंगे, जब इनका दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी पोज़ीशन बना सकते हैं क्योंकि कंपनी काफ़ी वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। एक बार हम इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने लक्स इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, जो कंपनी ने ऑल टाइम हाई लगभग 600 के ऊपर बनाया था, उससे अगर करंट प्राइस पे हम देखें तो लगभग 68% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। क्या ये पहली बार शेयर में ऐसा फॉल हुआ है? तो हम जाके यहाँ पे मैंने कंपनी का पुराना चार्ट देखा तो मई 2018 के आसपास जो इन्होंने ₹2000 का हाई बनाया था, उसके बाद से कोविड टाइम पे ये लगभग 838 के आसपास से डिस्काउंट पे अवेलेबल था, यानी कि लगभग 60% प्राइस वहाँ से डिक्लाइन हो गया था 2018 से 2020 के बीच में। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में प्रेशर था, डिमांड में ब्रेकेज था, तो इस तरीके की कंपनी थोड़ा-सा नीचे आ गई थी। तो स्मॉल कैप में यही होता है कि जब कंपनी ब्रेक इवन डाउन होना शुरू होती है, तो लगभग 50% 60% इस तरीके के डिस्काउंट ईज़िली हो जाते हैं विदिन 1 और 2 इयर्स में। बट अगर कोई कंपनी इतने डिस्काउंट के बाद उसके फंडामेंटल बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो और लगातार ग्रो कर रहे हो, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी हो, तो इस तरीके की कंपनी में आप स्टडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।